एक जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमेगी, वो है बैतुल मुकद्दस। सो पहले बैंक की बुनियाद जो रखी गई थी वो रोम में रखी गई थी। द बैंकिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम ब्रसल्स। साजिश करते हुए फिर मुसलमानों की एम्पायर को खत्म किया, क्योंकि मुसलमानों की एम्पायर ने तो उनका पूरा सिस्टम तबाह कर दिया था। दुबई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुबई उन्होंने मुसाद ने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था। Really? जी, तो बैंकिंग सेक्टर इज नॉट अ बैंकिंग सेक्टर, इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट्स। Really? दुबई का वीजा जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी दिया करती थी 60s में। Wow. इनका वीजा नहीं पे था। अच्छा। जी हाँ, ये बेसिकली क्यों बनाया था पाकिस्तान? ये अब मुसलमानों के लिए बनाया था। ऐसे ही हमें तो बचपन से ही पता है कि हमारे लिए तो बना। मुसलमान तो इंडिया में ज्यादा है आपसे। आपने देखा होगा कि 9/11 के बाद आपको इकोनॉमिकली उन्होंने खत्म कर दिया, आपकी बिजली खत्म, आपका पानी खत्म। जब 100 अरब डॉलर यहाँ से जा सकता है तो पाकिस्तान तो भीख मांग रहा है 2 अरब डॉलर की। ये जो मतलब एक बच्चा निकला, उसने जॉब की कोशिश की, जो दूसरे बेटे बजाओ जो उसको फीड कर रहे हैं। मेरा था यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअप एन्योर। आज वी आर वेरी लकी, हमारे साथ सरदार आज़म रशीद साहब हैं, जो कि एक सीनियर बिजनेसमैन हैं, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। वो सीनियर टेक्नोक्रेट हैं, सीनियर सियासतदान हैं। आप बहुत सारी इंटरनेशनल बायलैटरल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के एडवाइज़र रहे हैं, गवर्नमेंट्स के एडवाइज़र रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू आवर शो। और बड़े दिन लगे, बल्कि बड़े महीने लगे आप को यहाँ तक लेके आने के लिए। बड़ी मुश्किल, आपका तो बहुत ट्रैवल और टाइम बड़ा जो है वो बिजी रहते हैं आप हर वक्त। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे पहले एक ये बताएं, मुझे बड़ा तजस्सुस है इस बात पे कि पाकिस्तान के अगर बिजनेस सिनेरियो की बात करें तो चिन्योट का एक बड़ा एक वो है ना, वो बड़े पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन सारे जो हैं वो चिन्योट के हैं। आप माशाल्लाह चिन्योट के बहुत बड़े सरदार हैं, तो मतलब ये चिन्योट का बिजनेस से इतना क्या ताल्लुक है? या वेरी इंपॉर्टेंट उमर, इसमें ये है कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान चिन्योट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, और ये बिजनेस सिटी कहलाता था। और ये शाहजहां के ज़माने से जो उनका प्राइम मिनिस्टर था उसका यहाँ ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। वाई इट वाज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी। इसके बिल्कुल साथ जो है वो रिवर जाता है और बहुत ज़बरदस्त पानी है, और फिर इसके साथ एक छोटी सी हिल का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है विच गोज़ ऑल द वे टू सरगोदा। सो इट इज़ अ वेरी सेफ सिटी वन। एंड सेकेंडली, जो मुसलमान थे जब इंडिया में, तो वो उस ज़माने में लेदर का काम किया करते थे, बिकॉज गाय जो थी वो हिंदू के लिए वो माता थी, और वो गाय का किसी किस्म का काम नहीं किया करते थे लेदर में। सो व्हाट दे मुसलमानों ने वो गाय का काम शुरू किया और उसके लेदर में शुरू हुए। सो प्राइमरीली ये कैलकटा वाज अ स्टेट इन इंडिया जहाँ से ये लेदर का आगाज़ हुआ है बड़े सगीर में बिजनेस का पूरी। और ये इतना बड़ा बिजनेस था कि यू विल बी एस्टॉनिश्ड कि जो सब कॉन्टिनेंट था वो 35% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट किया करता था। सो वहाँ ये 3 बड़े सेंटर्स थे सब कॉन्टिनेंट में। एक तो कैलकटा था विच वाज बेसिकली अ लेदर सेंटर, फिर उसके बाद सूरत था जो गुजरात में, इट वाज अ डायमंड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और स्टिल जो है लोगों को ये मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया का जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत डायमंड तो एक पत्थर है ना, बेसिकली तो उसको तराशना होता है और उसको तराश के उसको खूबसूरत बनाना होता है। तो उस ज़माने में ये जो टाटाज हैं ये सब गुजराती वहाँ से, अंबानीज आर गुजरातीज। तो आप जितना बड़ा बिजनेसमैन वहाँ देखेंगे इंडिया में उसकी बेस गुजरात से होगी, और जितना बड़ा बिजनेसमैन आप पाकिस्तान में देखेंगे उसकी बेस कैलकटा से होगी जो चिन्योटी है। सो फॉर्चुनेटली चिन्योटीज इन पाकिस्तान contribute towards about 50% and above 50% GDP of the Pakistan. सो आप हैरान होंगे कि अगर आप आज मैं बताऊं
लोगों को, तो मन्नूज आर चनियोटीज, सहगल्स आर चनियोटीज, मियाँ मंशा इज चनियोटी। सो अगर आप ओवरऑल किसी का भी नाम लेते हैं, फातिमा ग्रुप इज चनियोटीज, अच्छा क्रेसेंट ग्रुप इज चनियोटीज, वाओ ये आपको पता है, मैं तो 50% से भी कम बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज इट्स अबाउट 80%. So वाओ most of them belongs to that city. And the most important thing, and which is a very positive thing, that they consider themselves as a community which is known as Chinoti community. So they basically finance each other. They have intermarriages with each other. ये दीन ग्रुप जो है, और ये दूसरे जो आपके पार्क व्यू वाले और सारे, ये they are all Chiniotis. वाओ So इनकी intermarriages हुई हैं, और इंटरमैरिजेस के बाद इनका लाइफस्टाइल जो है, यू विल बी एस्टोनिश्ड, इट्स ऑल हिंदूज वन. अच्छा सो ये अभी भी घर में तिजोरी बनाते हैं. अच्छा और उस तिजोरी में इनका लिक्विड चीज़ें पड़ी होती हैं, सब कुछ. ओके अब और बड़े स्ट्रॉन्ग इनकी वैल्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की मदद करते हैं. देन दे माइग्रेट फ्रॉम चिन्योट टू कराची. सो इन कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में इनका पूरा बहुत बड़ा सेटअप है, जिसमें ये केमिकल्स में है, लेदर में है, टेक्सटाइल्स में है, मोर और लेस ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि कराची में तो अगर आप देखें ना, आगा खानीस हैं, जी बोरीस हैं हम्म और चनियोटीस हैं. सही ये 3 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ जो कराची को और पाकिस्तान को चला रही हैं. आज अगर देखें तो आपका 70 to 80% ऑफ द GDP ऑफ पाकिस्तान इज़ फ्रॉम दीज 3 कम्युनिटीज़. पंजाब की कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना जी. ट्रू हमारी कंट्रीब्यूशन जो मेजर, जो आपको रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वो तो कराची हब है, बिकॉज ऑफ द पोर्ट सिटी. सही और कराची में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे बात आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा चनियोटीज़ की है, उसके बाद बोरीज की है, और उसके बाद तपाल्स हैं, उसके बाद तब्बा फैमिलीज़ हैं, लकी. सो वो ये सब जो हैं, ये गुजरातीज़ हैं, हम्म मेमन्स हैं. ओके सो चिन्योट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी. और चिन्योट के अंदर, क्योंकि उस ज़माने में ये सबसे वेल्दीएस्ट लोग थे, तो वहाँ उस ज़माने में ये फिर जितने भी ज़बरदस्त वहाँ के उस ज़माने में मेसन्स होते थे, उस ज़माने में जो लकड़ी का जो बहुत काम जी ना, जी बड़ा जी इट्स वेरी बिल्कुल नोन एज हैंड एग्जैक्टली कार्विंग बिल्कुल फर्नीचर, तो बिल्कुल वो आर्टिसंस को पूरी दुनिया से लेके आते थे ये. अच्छा यानी उसकी वजह जो लकड़ी के काम जी की, क्योंकि अमीर लोग थे जी तो वो फिर बड़ा एग्जैक्टली. एक हाँ अच्छा हाँ, ओके उसकी जो मेजर वजह है, हाँ वो ये है, आर्टिसंस पूरी दुनिया से अमीर आदमी थे, वो हम्म लकड़ी का घर बनाते थे. हाँ इतने खूबसूरत घर बने हुए, और वो लकड़ी जो है वो सारी इंपोर्ट हुआ करती थी. ओके अच्छा ये मतलब हमें ये भी लगता है कि शायद चनियोट में इसलिए लकड़ी का बड़ा अच्छा काम है कि वो शायद वहाँ लकड़ी होती है तो वो नहीं इम्पोर्टेड लकड़ी नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो कुछ नहीं होता. ओके लकड़ी जो है बेसिकली, आपकी वुड जो है, वो पाकिस्तान में अंग्रेज ने शीशम लगाया था, बहुत लगाया. सही फिर शीशम के पीछे मुसीबत पड़ गई, उसको हम्म बीमारियां शुरू हो गई, जी शीशम खत्म हो गया. सही है सो ये जो उन्होंने, इसमें तो टीक वुड बहुत लगी हुई है, इसमें जो आपकी बर्मा से बहुत आती थी, चाइना से बहुत आती थी. अच्छा सो ये पूरी दुनिया से लकड़ी आया करती थी. फिर यहाँ स्कूल ऑफ आर्टिसंस बने हुए थे, और ये फिर होम इंडस्ट्री बन गई. ओके और फिर ये एक इनका स्पेसिफिकली डिज़ाइन बन गया कि दिस इज़ अ चिन्योटी फर्नीचर. जी एग्जैक्टली तो उसकी हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिकग्निशन है एक्नॉलेजमेंट है हाँ उसकी. हाँ इंटरनेशनल ट्रू एक्नॉलेजमेंट में तो इन्होंने, अब उस ज़माने में स्टैंडर्ड्स क्या थे, अब स्टैंडर्ड्स ऑफ सिविलाइजेशन थे ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश का राज आ चुका था पूरे बरे सगीर पे, तो ये जो कुछ भी देखते थे ब्रिटिश को देखते थे. तो फिर इन्होंने ब्रिटिश स्टाइल में फर्नीचर बनाना शुरू कर. सो ओके जो चनियोटी फर्नीचर है, ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है, इट इज़ अ ब्रिटिश स्टाइल फर्नीचर. ये कंटेम्प्रेरी फर्नीचर नहीं है जो आपको आपके घरों में जो आजकल नज़र आता है. ओके ये जो कंटेम्प्रेरी फर्नीचर है उमर, ये जाके जब अमेरिका बना, अमेरिका ने कहा कि ब्रिटिश फर्नीचर जो है वो इस तरह का होता है, तो वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग न्यू. वहाँ राइट हैंड चलती है, तो हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव चलानी है. सो हर चीज़ ऑपोजिट हुई. तो उन्होंने फिर एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नीचर शुरू किया, जिसको आज आप कहते हैं कंटेम्प्रेरी फर्नीचर. दिस इज़ एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट. ओके सो पहले जो मॉडल था सिविलाइजेशन का, वो क्वीन हुआ करती थी कि जो क्वीन कपड़े पहनेगी वो हमारे भी होने चाहिए. सही जिस तरह क्वीन बकिंगम पैलेस में रहेगी, तो उसी तरह के घर होने चाहिए. तो क्वीन ने अगर काली गाड़ी में रहना है, तो ब्लैक कार इज़ अ सिंबल ऑफ प्रेस्टेज एंड सिंबल ऑफ पावर एंड सिंबल ऑफ एवरीथिंग.
सो ये सारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और आपके Okay. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी शामिल। Very सो देयर दे कॉपीड दैट ब्रिटिश और फिर उन्होंने चिन्योटी फर्नीचर बनाना शुरू किया। Okay. सो उसको फिर आगे लेके जाने के लिए ये सारे चिन्योटी जो थे ये चले गए चिन्योट से। अब वहाँ कोई था ही नहीं चिन्योटी, दे ओनली बिलोंग्स टू चिन्योट, दैट्स ऑल, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन चिन्योट। सो देयर वो जो गैप था वो फिर फिल किया हमारी फैमिली ने आके। देयर वी लैंडेड आफ्टर पार्टीशन, वी बिकेम द बिगेस्ट फैमिली as far as the land holdings were concerned in the city. So then I started from my own family कि इतना बड़ा ज़बरदस्त, ये इतनी बड़ी आर्ट है, Hmm. इतना बड़ा बिजनेस है, इसको कोई करता ही नहीं है। सही। तो we came up with an idea to make the first school of artisan there. अच्छा। So we made Funpara School of Artisan. Okay. And secondly, we made the biggest furniture center of Pakistan, अच्छा। which is known as Funpara Center. Okay. Funpara means a piece of art. Hmm. Funpara. So हमने फिर वो 2005 में we completed that project और उसके पीछे फिर हमने मॉडल वर्कशॉप्स बनाई and we have 1085 workshops. अच्छा। This is the biggest project Wow. of Pakistan Okay. and it is catering and giving employment to at least about 65% population of Chennai city. अच्छा। So I filled up that gap and I thought कि this is basically मेरा ख्याल है कि ये तो एक पहचान है उसकी, True. दिस इज अ सिंबल ऑफ सारी पहचान दुनिया में दुनिया मतलब, में, और इसको कर रही कोई नहीं। हम्म, और इस वजह से कि देयर वाज नो गवर्नमेंट पैटर्नेज, कोई पैकेज नहीं था इनके लिए, कोई फाइनेंस इनके लिए अवेलेबल नहीं थी, कोई इनके लिए इनोवेशन अवेलेबल नहीं थी, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था कि एक्सपोर्ट भी कर सके। सो फिर वहाँ से आर्टिसंस निकल कर मुख्तलिफ शहरों में आ गए। सो टुडे जो आप कहते हैं कि जो सिटी ऑफ फर्नीचर तो चिन्योट है, लेकिन सेकंड सिटी ऑफ फर्नीचर जो है वो गुजरात कहलाता है। हाँ जी। वो गुजरात में जितने भी आर्टिसंस गए थे वो चिन्योट से गए। अच्छा। जी हाँ, उन चिन्योट में, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स थे गुजरात वाले, उनके पास फाइनेंस था, और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपको स्पेस देते हैं। सो वट एवर गुजरात टुडे इज बिकॉज ऑफ चिन्योट। ओके। सो वहाँ को देखते हुए फिर देन आई डिसाइडेड कि हम क्यों ना उसी तरह का एक इंटरनेशनल लेवल का फर्नीचर सेंटर बनाएं। सो वो जो हमारे वाला सेंटर है फनपारा, इट हैज 300 शोरूम्स, अच्छा, the biggest furniture complex of Pakistan. Okay. So it has been taken as a model study for the World Bank, which is a self-sustained project from wood to the selling point, to the Wow. retail part, Wow. which includes everything. True. So it is not one plaza, it is basically different parts. There is a तो पूरा इकोसिस्टम it's है, a पूरा ये ecosystem है. It has a transportation involved into it. Tapestries are there, workshops are there, retailing is there, polishing is there. So a lot of other things are there. And then in the interior part, so if you make a house, interior designing is a part over there. Then you need wallpapers, the floorings and interior decorations and lightings and each and everything. Now we are coming up with an idea to make the first international furniture city of Pakistan, which will cater to the interior designing of the houses. अच्छा। So we've signed a deal with FEDMIC, where the factories would be at FEDMIC Faisalabad, and then our city, which we have made another city there by the name of Model Town, which is a housing project. And in that housing project, this would be the International Furniture City, would be the primary project over there, where all the brands will be there. And if you've made a house, now you need interior beautification. Sure. So for interior beautification, you don't have to go to different streets. In Lahore, you have to go to Ichra. In Lahore, you have to go to DHA and other. Straight away go over there on the wholesale rates, you get everything. Just like in China. Okay. In China, you have a furniture city, which is known as Foshan, which is the biggest city in the world. अच्छा। In America, there's another city. So in every American model जो है वो इसी तरह प्रॉस्पर हुआ ना, कि उन्होंने कन्फाइन कर लिया कि जी आपने कि ये फर्नीचर का होगा, ये मशीनरी का होगा, ये क्लोथिंग का होगा। सो उन्होंने डिफरेंट सिटी उसको रेप्लिकेट किया चाइना ने। इन चाइना ने अब तो पूरे शहर बना दिए हैं, जिसमें अगर आपने टेक्सटाइल लेनी है तो आपको टेक्सटाइल सिटी चले जाए, आपने फर्नीचर लेना है तो फर्नीचर, आपने
सैनिटरी के सामान लेना तो आप उधर चलें, या आपने मशीनरी लेनी है तो उधर। सो इसी तरीके से हम चाह रहे थे, जो कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया, नवाज शरीफ साहब को भी किया, उससे पहले मुशर्रफ साहब से भी बड़ी मुलाकात रही, उस ज़माने में मैं मिनिस्टर भी था, तो मैंने उनको यही कहा कि हम पाकिस्तान में सरामिक सिटी बनाते हैं, गुजरांवाला इट्स एन एक्सीलेंट सरामिक सिटी। उसके बाद हम इसी तरह गुजरात, इट्स अ ब्यूटीफुल फैन सिटी, ऑल द फैंस 90% फैंस आर फ्रॉम। आई थिंक उस दौर में शायद वो कोई एक हुनर, एक कुछ पता नहीं गांव या कुछ ऐसी कोई एक जी वो एक, शुरू किया था। बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट था वो, हमने मॉडल विलेजेस का कॉन्सेप्ट था कि हम एक हुनर से एक एक मॉडल विलेज बनाते हैं। उसमें मॉडल विलेज में ये है कि हम हर यूनियन काउंसिल में एक एक विलेज को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको रेप्लिकेट करेंगे। उसमें कैसे हुनर कदा होगा, उसमें कैसे आपने एग्रीकल्चर की तालीम देनी है, उसमें कैसे आपने वुमेन फोक की तालीम देनी है, उसमें सिविक सेंस अवेयरनेस कैसे देनी है। ये हमने एक्चुअली चाह रहा था मैं इसको टेफ्टा के साथ मिलाने के लिए, कि टेक्निकल एजुकेशन का एक पार्ट हो जिसमें विलेज ट्रेनिंग्स का पार्ट हो, और उसमें फिर गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल इन पंजाब वी हैड अबाउट 38 डिस्ट्रिक्ट्स। अब 38 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले 5 साल के लिए आप 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स को एयर मार्क कर लें। अब 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स में आप जो है वो ज़बरदस्त जो है वो आप मॉडल विलेजेस बना दें। अब उस मॉडल विलेज में देखें कि क्या प्रोडक्शन होती है, उसके लिए फिर मार्केट बनाते कि एक ज़िला है जिसमें फॉर एग्जांपल आलू बहुत अच्छा होता है, तो हम ये देखें कि जी पोटैटो को हमने आगे कैसे लेके जाना, उसके लिए फिर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस विलेज के साथ क्रिएट करते। इसी तरह चिन्योट की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अब उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम जितनी भी चिन्योट कम्युनिटी, उसमें एक्चुअली सब कुछ ज़्यादा काम मेरे ज़िम्मे ही होता है कि उसको लेके चलूँ। सो आई हैव गिवन देम एन आइडिया कि वी विल फाइनेंस दैट प्रोजेक्ट to market Chinnot as a furniture city in the world. So now the market has changed. Instead of physical market, it's a virtual market, ना जी अब। अब तो Because, कहीं से बैठ के भी आप ऑर्डर दे दें और वो ऑनलाइन ऑर्डर और पूरा एक डिलीवरी का मैकेनिज्म अवेलेबल। जी हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो है बेस्ट पार्ट इस कि इसको वर्चुअल लेके चले जाए। हम एक मीडिया सेल बना दें जिसमें जितने भी ऑर्डर्स आएँ उसमें सारे एड्रेसेस हों जितने भी हैं, और वो एड्रेसेस पास होते रहें। सो एज ए प्रोडक्ट व्हाट दुबई हैज़ डन, दुबई whatever the infrastructure, because वो तो एक छोटा सा मुल्क तो नहीं है, वो तो शहर है 26 स्क्वायर किलोमीटर। आपने दुबई की बात की, आप क्योंकि दुबई में भी एडवाइजर रहे हैं, तो वो दुबई का मॉडल और प्लस ये जो अभी पाकिस्तान के साथ जो कुछ दुबई का हुआ, मतलब ये क्या, ये एकदम इन हालात में उन्होंने पैसे वापस मांग लिए, तो क्या हम हमारे तो भाई नहीं है दुबई वाले? जी हाँ, इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा ख्याल। ये यू स्टार्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इजराइल स्टेट जब बन गई थी तो दे थॉट कि हमें डिफरेंट बेसिस चाहिए, और उस बेसिस का काम जो मिडल ईस्ट में होगा वो होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल स्टेट। याद रखिए दुनिया में, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपोजर है इंटरनेशनल अफेयर्स का, दुनिया में 2 स्पिरिचुअल न्यूक्लियसेस हैं। एक जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमेगी, वो है बैतुल मुकद्दस। दुनिया का कोर एजेंडा है क्या आज? कोर एजेंडा इज वन, पीपल शुड नो अबाउट इट, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल। बट व्हाई, मतलब व्हाई? यस, अब इसमें क्यों है? बिकॉज खुदा ताला ने जब ये दुनिया बनाई तो 2 उसने न्यूक्लियसेस बना दिए जिसके इर्द गिर्द पूरी सिविलाइजेशंस ने चलना है। तभी सबसे ज्यादा पैगंबर जो थे वो मिडिल ईस्ट में आए। वो तो छोटी सी जगह है, आप मिडिल ईस्ट को कभी स्टेबल नहीं देखेंगे आज के दौर में। सबसे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह स्टेबल होती थी, वो मिडिल ईस्ट था। तो 2 न्यूक्लियसेस हैं, बैतुल मुकद्दस और मक्का, और यहाँ से एग्जिट पॉइंट्स हैं परवरदिगार को ऊपर दूसरे आसमानों पे जाने के। एक एग्जिट पॉइंट जो है वो बैतुल मुकद्दस के साथ जो खिजरा है वहाँ से ऊपर, जहाँ से आपके हुजूर पाक को तशरीफ ला के ऊपर लेके जाया गया। दूसरा सफ़ा और मरवा है, जहाँ से हज़रत इब्राहीम ने जब अपना बेटा रखा तो वो जो बकरा आया
वो कहां से आया? तो ये दो एग्जिट पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता। अब इसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया ने घूमना है, इसके इर्द गिर्द पूरी सिविलाइजेशंस ने घूमना है। जिसका कंट्रोल बैतुल मुकद्दस पे होगा और जिसका कंट्रोल मक्का पर होगा, उसका कंट्रोल पूरी दुनिया पे। तो ये है वो प्रॉब्लम। वो जो कैपिटलिज्म है उसको बेसिकली उसका मतलब है कि मैंने अमीर रहना है, मेरे पास कैपिटल होगा, आई एम ए कैपिटलिस्ट। तो कैपिटल क्या है? वो बेसिक सरमाया है जो कि आपको इनिशियल चाहिए किसी भी बिजनेस करने के लिए। तो जब वो सरमाया मेरे पास ही रहेगा तो मैं कैपिटलिस्ट हूंगा, तो मैं दूसरों को यूज करूंगा। सो पहले बैंक की बुनियाद जो रखी गई थी वो रोम में रखी गई थी। द बैंकिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम ब्रसल्स। ओके। और क्योंकि इनके हेडक्वार्टर्स जो थे वो ब्रसल्स में हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक ये भी नहीं लोगों को पता, उसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उसको BIS कहते हैं। अच्छा। एंड दैट इज द ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड जिसपे कोई लॉ नहीं हो सकता। दे कैन लॉन्डर मनी, they can move money anywhere. There is absolutely, they have their own flag, they have their own cabinet, Really? they have their own mulk, so everything is there. Wow. So it's a different part. लोगों को इस चीज का बिल्कुल पता नहीं है। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इज नॉट अ बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये सिटी ऑफ इंग्लैंड के अंदर एक सिटी ऑफ लंदन है, Okay. which has a different flag, which has a different army, which has a different legislation. Okay. उसके अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है। Really? जी। तो क्वीन सिर्फ उसको ऊपर सुपरवाइज करती है। Okay. तो पावर जो है पूरे इंग्लैंड की वो सिटी ऑफ लंदन में है, लंदन में नहीं है। लंदन तो लोगों के लिए, बकरियों के लिए है, वो तो भेड़ बकरी है बेचारे लोग तो। Wow. सो द क्वीन का जो कंट्रोल है वो सारा कंट्रोल जो है वो उसका है जो कि सिटी ऑफ लंदन के अंदर है। और सिटी ऑफ लंदन में कोई लेजिस्लेशन नहीं है किसी की। जो ब्रिटेन का कानून है ना वो अनरिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ब्रिटेन में। Okay. इट्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव टू बो योर हेड टू द क्वीन एंड क्वीन विल से कि ओके तुम प्राइम मिनिस्टर हो जाओ। सो वो मनी का जो कॉन्सेप्ट है, जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, मनी इज वन प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉल स्ट्रीट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उन्होंने सब पूरी दुनिया में एक नया मुल्क बनाया, जब मुसलमान आए तो रोमन्स बैठ गए थे। हम तो कहते हैं ना कॉन्कर कर लिया था, मुसलमानों ने तो कॉन्कर कर लिया, तो ये बैठ गए थे। तो फिर इन्होंने आपस में मिलकर साजिश करते हुए फिर मुसलमानों की एम्पायर को खत्म किया, क्योंकि मुसलमानों की एम्पायर ने तो इनका पूरा सिस्टम तबाह कर दिया था। कि आप सूद पे बात करते हो, आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हो, आप मीडिएटर की, आप होर्डिंग्स की बात करते हो। तो वो एक नया सिस्टम लाने के चक्कर में थे। अब वो सिस्टम जो है वो इनका क्लैश करता था। अब उस जमाने में क्लैश क्या था? हजरत ईसा का द सेकंड मोस्ट पावरफुल अभी तक जो नबी तशरीफ लेके आए हैं वो हजरत ईसा थे। जो दुनियावी तौर पे जो आज तक इस दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा पावर रही है वो हजरत सुलेमान थे, जो बादशाह भी थे, जिनका कंट्रोल जिन्नात पे भी था, जिनका कंट्रोल परिंदों पे भी था, जो जुबानें भी समझते थे, जो पूरी दुनिया के जो इनविजिबल वर्ल्ड है, ये भी आज आपको बताते चले उमर, इनविजिबल 95% वर्ल्ड इज इनविजिबल। आप कंट्रोल ही इनविजिबल वर्ल्ड से होते हो। और इसको भी अभी भी मतलब है, इसके पीछे पूरी वो है। एग्जैक्टली यही तो क्लैश है। वो कहते हैं ये लोगों को पता ना चल जाए, तो इसी वजह से हॉलीवुड बना था टू बेसिकली मेक द फिल्म्स टू लेट द पीपल नो कि दुनिया में होना क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है, और उसके बाद दुनिया में क्या था। तो हमेशा जो भी होना होता है आपको पता है उसकी फिल्म बन जाती है पहले। अब अक्सर कहते हैं कि जी ये फलानी फिल्म में तो इतने साल पहले ये दैट वाज क्रिएटेड बाय दैट, कि जो उनका प्लान था, जो प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो पहली फिल्म बनेगी हमेशा से, और जो हिस्ट्री वो बताना चाहते हैं अपनी उसकी फिल्म बनाएंगे हमेशा। आपको फ्यूचर का, प्रेजेंट का और पास्ट को कंट्रोल करने के लिए हॉलीवुड, उसके साथ फिर इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को लेके आए। द टोटल मीडिया इंडस्ट्री को 95% इज ओन्ड बाय ओनली वन मैन। इट्स वन फैमिली विच ओन CNN, फॉक्स न्यूज, हर आदमी।
ये सब आपको बिल्कुल एक बहुत बड़ा ड्रामा है इस दुनिया में चल रहा, और एग्जैक्टली उमर साहब वही है जो कुरान में लिखा है। यकीन करें, मैंने इसको बहुत स्टडी किया, मैंने इसको प्रैक्टिकली अमेरिका में जाके देखा, मैं वो हाईएस्ट कॉरिडोर्स में रहा जहां मैंने प्रैक्टिकली देखा क्या होता। तो एग्जैक्टली वही है जादू। अब हम कहते हैं ना, कोई इतना जादू है, सीरियसली इतना जादू है कि आप सोच नहीं सकते। रियली ओ अच्छा बिलीव ही उन पे करते हैं। ये और अभी जैसे ये कोई हुआ था कि जी वो व्हाइट हाउस में कुछ लोग आए हर तो वाइट, हाँ ये मतलब ये सारा ऐसे तो नहीं होता। ओके आपको इतनी बड़ी फिल्में जो नजर आ जाती हैं, ये अब बातें ऐसे तो नहीं होती, ये सब जादू पे चलाते हैं। उसी वक्त आप देखें ना कुरान में कि जादू पे इतना था कि जादू हराम है, जादू नहीं करना। आप क्रिश्चियन से पूछे, उसको मजहब का तो पता ही नहीं है। अब उसको तो वेटिकन्स में जाना, वेटिकन्स में आना, उसके बाद जितने रिचुअल्स हैं 90% तो वो वही कर रहा होता है जो यहूदी कर रहा होता है। जो स्ट्रक्चर है इंसान का, उसकी बुनियाद आपका फैमिली सिस्टम है। वेस्ट का फैमिली सिस्टम तो खत्म हो गया, वैल्यूज तो खत्म हो गई। अब उसी तरह दुबई में क्या है, दुबई हैज बिकम अ प्रोस्टिट्यूशन डेन। लिकर है, प्रोस्टिट्यूशन आम है, और वो जनाब तरक्की कर गया। और दुबई में आपको वही मैं आ जाता हूं कि दुबई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुबई उन्होंने मुसाद ने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था। रियली जी। तो उस पे जब मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया तो उसके साथ उन्होंने कहा एक मुल्क बना देते। तो वहां की जो सबसे करप्ट फैमिली थी, शेख जायद वगैरह, उनको उठा के उन्होंने उसका रूलर बना दिया। अब उसमें बेसिकली वहां से जो छोटा तेल निकलता है वो फाइनेंस करता है उस बेस को। बैंकिंग सेक्टर इज नॉट अ बैंकिंग सेक्टर, इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट्स। रियली ये आपको सिर्फ ये दुकानें नहीं लगती। ये आप क्या के ये तो सारी बातें इनको तो मतलब ये जी हाँ, यही तो हकीकत है। वाओ दुबई को जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा वो उनका CIA बेस्ड M6 का बैंक है, जो कि M6 उसमें सारी इन्वेस्टमेंट वो पूरी दुबई को कंट्रोल कर। दुबई का वीजा जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी दिया करती थी 60s में, वाओ इनका वीजा नहीं पे था। अच्छा जी हाँ, nobody knows about it. वाओ So this is a major clash कि जब अब सिलसिला शुरू हुआ है, चीजें एक्सपोज होनी शुरू हुई हैं। ये ईरान वॉर ने बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर दी। कैपिटलिज्म जो है वो कंपैटिबल है मतलब हमारे रिलीजन के साथ, और फिर अगर कैपिटलिज्म नहीं तो फिर मतलब क्या आपको लगता है कि फिर क्या सिस्टम जो है वो इकोनॉमी को रन करे? देखिए उमर, कैपिटलिज्म जो है, अभी तक जितने भी सिस्टम्स दुनिया में आते रहे, इससे पहले बहुत दुनिया चलती थी, ये सबसे वर्स्ट सिस्टम है। ओके एंड इट हैज अ टोटल क्लैश विद द इस्लामिक सिस्टम। बस इसका कंपैरिजन इस्लामिक सिस्टम से हो ही नहीं सकता। ये इतना ड्रैकोलन सिस्टम है कि इसको कहते हैं प्राइवेट कैपिटलिज्म। प्राइवेट कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि मैंने आपका खून चूस कर आपको मैंने एज ए कॉरपोरेशन कंसिडर करना है, एज ए बिजनेस एंटिटी। इंसान एक बिजनेस एंटिटी नहीं है। इंसान के अंदर इमोशंस हैं, इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, इंसान एक दूसरे के लिए बना है, वो बिजनेस वेंचर्स के लिए नहीं बना। तो देयर बिलीफ है, तभी तो कहते हैं जब आप मरते हैं ना तो आपको कहते हैं ना कॉप्स, वो यू आर कंसिडर एज ए कॉरपोरेशन एंड नोबडी नोज अबाउट इट। They consider इंसान एज ए कॉरपोरेशन विद नो फीलिंग्स। तभी तो ये मुसीबत पड़ी हुई है दुनिया में। मुसीबत क्या पड़ी हुई है? हर आदमी तो दूसरे आदमी से लड़ रहा है। वो कहता है तुम तो इंसान, मुझे तुम प्रॉफिटेबल हो तो मेरे लिए ठीक हो, अगर तुम मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ओ भाई, इंसान प्रॉफिट के लिए नहीं बना। इस्लाम कहता है इंसान एक दूसरे की मदद के लिए पैदा हुआ। वो उसका भाई है, उसकी वालदा है, उसकी बहन है, वो एक रिश्तेदारों के लिए, कम्युनिटीज के लिए पैदा हुआ। अगर एक को तकलीफ होती है, साथ वाला अगर भूखा सोया हुआ है तो तुमने भी भूखा सोना है। नहीं, लेकिन देखिए फिर तो बड़े सक्सेसफुल हैं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही, हमारे यहाँ भी अब हम देखें तो अब बहुत मतलब इसी सोच से सोचने लग गए हैं ना कि हमारे लिए भी अब हर बंदा
फायदा नुकसान प्रॉफिट लॉस पे ही आ गया, तो फिर तो मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने अपना जो एजेंडा है वो ट्रिकल डाउन करके ऑलमोस्ट सारी तरफ उसके पंजे गाड़ दिए। जी हाँ, जी हाँ, वो ये तो ख़त्म कर दिया था। इस्लामिक सिस्टम उन्होंने 300 साल पहले बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब वो इतने स्ट्रांग हो गए थे अमेरिका बना के कि उनके पास एनिमी कोई नहीं है। ये भी आज आपको बताते चलें, ओके रशिया इज नॉट देयर एनिमी, ओके ये क्रिएट की थी। ये अच्छा CIA ने खुद क्रिएट किया था टू सेल आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन द वर्ल्ड। ये दुश्मन क्रिएट होते हैं दुनिया में, इस तरह नहीं होते। तो इसका मतलब है जो इस वक्त की जो हम ये देख रहे हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान का बड़ा रोल आ गया, हम बड़े मीडिएटर्स हैं, तो फिर ये मतलब है इसके पीछे क्या है फिर? इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान को भी चलें। पाकिस्तान में जब इंडो सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया था, उस वक्त अमेरिकन्स ने सबसे बड़े अपने हेडक्वार्टर्स बनाए थे पाकिस्तान। रियली? अच्छा, अब वो अच्छा जो ये हेड नहीं उस वक्त सब ये बेसिकली क्यों बनाया था पाकिस्तान? ये अब मुसलमानों के लिए बनाया था। ऐसे ही हमें तो बचपन से ही पता है कि हमारे लिए तो बना। मुसलमान तो इंडिया में ज्यादा है आपसे। ओके सो इट वाज नेवर मेड फॉर मुस्लिम स्टेट और ए मुस्लिम स्टेट। बट फिर ये हर कुछ अरसे बाद मतलब अमेरिका हमसे वो हो जाता है बिल्कुल, मतलब हमारी वो कहते हैं जी खत्म हो गई वैल्यू, छोड़ दिया उन्होंने। फिर कभी भी नहीं छोड़ा आपको, कभी ओके भी नहीं छोड़ा। आपका सारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टू अ लेवल ऑफ पटवारी एंड SHO इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल अफेयर्स। ये कौन कहते हैं उन्होंने छोड़ा? ये आप नेगोशिएशंस कहाँ करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? इट इज अमेरिकन्स, जो आपको कह रहे हैं कि जाके नेगोशिएट करो। व्हाई यू आर नेगोशिएटिंग? बिकॉज यू आर प्लेइंग अ पिवटल रोल in this region, and now you will be playing a pivotal role in the Middle East region as well, because this is the only army which is a Muslim army. They created this army to handle the affairs of the Muslimhood and the Muslim countries. अच्छा अगर मतलब थोड़ा सा देखें तो पहले तो यहाँ पे इंडिया को प्रमोट कर रहे थे ना कि वो एक उसका रोल हो। हमारे साथ जंग हुई इंडिया, एकदम उसके बाद से कुछ थिंग्स चेंज और एकदम फिर आहिस्ता आहिस्ता साल में हम थोड़े से ऐसे बिग ब्रदर की शक्ल में आ गए। तो मतलब फिर लगता तो ये था कि उनके सारे स्टेक्स इंडिया की तरफ थे, हम नहीं जी वो हुआ कि ये था कि जब USS वॉर जीती गई, और वो खुद ही था, एक ड्रामा था। वो कोल्ड वॉर वाज जस्ट अ ड्रामा, इट वाज प्री प्लान के ही जीतनी है, वो उनके हाथ में है हर चीज़। ये सब आपको बताना चाहिए। इट वाज ऑल, कोल्ड वॉर वाज जस्ट बेसिकली एक आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री और एक दुश्मन, सो दैट लोगों की जो तवज्जो है वो कोर इश्यूज पर ना आ सके, वो फिल्म इंडस्ट्री में लगी रहे और एक दुश्मन पे लगी रहे। जैसे ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों पैदा किया गया। तभी तो इकबाल कहता था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो यू आर बेसिकली दैट कि खुद आप जब सोचना शुरू करेंगे। मेरी मुलाकात हिलरी क्लिंटन से हुई एक दो जगह, तो शी न्यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अल्लामा इकबाल, एंड शी सेड कि आई एम अफ्रेड ऑफ ओनली वन थिंग इन पाकिस्तान, दैट इज अ फिलॉसफी ऑफ इकबाल। वाओ। अब वो क्या है वजह? वजह ये है कि 9/11 जो खुद करवाया गया था। अच्छा ये भी आपको बता दें कि जंगें खुद करवाई जाती हैं कि जंग हो। ओके ये पर्ल हार्बर वाला जो था ना, जापान वाला, ये भी खुद क्रिएट किया था, खुद ही बॉम्ब फेंका था टू कंट्रोल। बेसिकली उन्होंने एक कॉलोनी बनानी थी जिसको जापान कहते। जापान इज द सेकंड कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विद द कंडीशन कि जो बिजनेस होगा, कंज्यूमर गुड्स यहाँ से जाएंगे, हाई टेक अमेरिका से जाएगा, वो सस्ता बना के तो पूरी दुनिया का इकोनॉमी हमारे हाथ में है। इट्स अ स्मॉल स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उनके जो जितने बड़े बैंक्स हैं, उसको डाइची और सुमिटोमो बैंक्स हैं, वो उनकी सारी निगोसिएशंस जो हैं वो वॉल स्ट्रीट पे होती है। अच्छा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मतलब मुझे ये सारी चीज़ को ऑब्जॉर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और कि मतलब अब ये जो फिर मेन सारी चीज़ है ये ड्रिवन बाय
एक सर्टेन बिलीफ है, और उसके बाद फिर ये इकोनॉमी के कंट्रोल से फिर ये हर चीज लिंक है, और फिर एक सोच को एक तरह से कंट्रोल करने का एक पता इस तरह का कोई जी। ये। इसका तरीक ये है कि सबसे पहले तो वो सिस्टम है कि मैंने दुनिया पे कैसे काबिज रहना है। ठीक है। द फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैंने पूरी दुनिया पे कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन एज ए कम्युनिटी, एज ए बंदे, वट एवर यू कैन से, एज ए मुल्क, वो जो सिस्टम है गवर्नेंस को, उसको फिर उसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, उसके फैसिलिटेटर्स हैं कि वो कैसे होगा। वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो उसको कैपिटलिज्म आप कहते हो, जो प्रेजेंट सिस्टम। ठीक है। ठीक है। आप जब भी कोई चीज सोचते हैं, हम्म, कहते हैं ना देयर आर 3 ब्रेन्स इन योर बॉडी, हम्म, वन इज योर अपर ब्रेन, सेकंड ब्रेन इज योर हार्ट एंड थर्ड ब्रेन इज योर गट। हम्म, सो वो जो सोच आई तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऊपर फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हो ना कि मैंने कैसे करना है। तो वो स्ट्रेटजी जब बनी तो कैसे होगा, उस सिस्टम को कहते हैं कैपिटलिज्म। ओके। अब उस कैपिटलिज्म में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है या जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है जिसने ये कैपिटलिज्म चलाना है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बैंक्स बनाए, वो बैंक्स जो हैं ये कंप्लीटली वो हैं जो खून चूसते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। अब बैंक में गरीब आदमी आज तक इससे फैसिलिटेट ना हो सका, ये अमीरों के लिए बने, अमीर आदमी उससे फ़ायदा उठाता है, अमीर आदमी उससे लेता है और अमीर आदमी ही उसको डिफ़ॉल्ट करता है। बिल्कुल ठीक। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये बेसिकली उस ज़माने में उन्होंने स्टार्ट किया था रोम में, फिर जब ब्रिटिश एम्पायर के साथ है, ब्रिटिश एम्पायर भी इनकी थी, फिर जब ब्रिटिश एम्पायर को इन्होंने ख़त्म किया क्योंकि इनडायरेक्ट एम्पायर थी, तो उन्होंने कहा हमारी डायरेक्ट एम्पायर होनी चाहिए। तो तभी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया जहां कोई किंग नहीं है। तो उन्होंने कहा था नो मोर किंग्स नाउ इन द वर्ल्ड, ओके। नाउ वी विल बी द किंग्स। So there they started up with a new system of governance which is known as capitalism. To govern that system, to fulfill that agenda, they said that democracy will be the system of the governance for the people. It would be a system by the people, for the people, and do so and so. So democracy is the worst system of governance in the world. Both the parties, both oppositions and the people who are in power are both their agents. अब इनको चलाने के लिए जो सिस्टम बनाया वो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाई, वो फिर उन्होंने CIA बनाई, M16 बनाई और मोसाद बनाई। मोसाद इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। वहां कोई चीज मुल्क के पास है ही नहीं, अमेरिका में सारी चीजें प्राइवेट है, जिसको प्राइवेटाइजेशन आप कहते हो, एक चीज हुकूमत के पास नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा हमने हुकूमत को कुछ देना ही नहीं है। जो उनका सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, जिसको फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, जो छापता है डॉलर, इट्स अ प्राइवेट बैंक। ये मिजान बैंक की तरह प्राइवेट बैंक है। वो पूरी दुनिया का डॉलर है। जी जी जी, वो एक प्राइवेट एंटिटी, इट्स अ प्राइवेट एंटिटी। ये लोन देता है रोज अमेरिका को, डॉलर इज अ लोन, तभी तो वो डेट में है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो डेट में नहीं होगा। कभी देखा है कोई मुल्क ऐसा जो डेट में नहीं है, सवाए चाइना के? क्योंकि वो डॉलर में डील नहीं करता, तभी उसके पीछे पड़ गए। चाइना के साथ जो बेसिक लड़ाई है वो कह के सिस्टम बनाओ जो हम चाहते हैं, डेमोक्रेसी लेके आओ, जो फेक डेमोक्रेसी है। उसने कहा ना भाई, मैंने डेमोक्रेसी नहीं लेके आनी, मैंने तो टेक्नोक्रेसी लेके आनी। जो तुमने 400 साल में तरक्की की है, मैंने 30 साल में कर ली। अब वो एक जेन्युइन तरक्की करके आए। अब जेन्युइन जब तरक्की हुई तो पीछे पड़ गए। अब चाइना के साथ क्या लड़ाई है कि वो जेन्युइनली अमीर बने हैं। उन्होंने मेहनत करके उन्होंने अपनी मैन पावर को एक लायबिलिटी से निकाल के एक एसेट बना दिया। अच्छा, ये जो मतलब है, जैसे फिर तो अमेरिका का पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पे इंटरेस्ट है और अभी तक है, तो उसमें मतलब फिर वो ये पाकिस्तान की उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान थोड़ा सा सस्टेनेबल हो, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है उनका यहाँ पे? बिल्कुल ही नहीं। उनका इंटरेस्ट ये है कि ये वीक से वीक होते रहे,
पहला उनका इंटरेस्ट था कि जो मुसलमान है, जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इधर से खिलाफत मूवमेंट चलती है, इधर से इनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलता है, तो ये हमारे कैपिटलिज्म के लिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बनते। अब उनका फिर एजेंडा था कि आपने यूएसएसआर के साथ, खुद ही सेल्फ क्रिएटेड वॉर थी कि करते करते हम और मुसलमानों को तोड़ते रहेंगे, तो उन्होंने फिर आपको तालिबानाइजेशन के ज़रिए एक नया इस्लाम लेके आए, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसमें उसके फंडामेंटल्स, उसकी चीज़ें, वो एक पॉलिटिकल इस्लाम इस मुल्क में लेके आए। सो फॉर 40 years यू बिन ऑन ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच वाज नोन एज पॉलिटिकल इस्लाम। जब वो ख़त्म हो गया तो दे केम अप विद अ न्यू आइडिया, वॉर ऑन टेरर का। सो जो सेम जो उस ज़माने में उनके फेवरेट्स थे, जो सेम ज़माने में उनके सबसे चहेते थे, वो उनके दुश्मन होना शुरू हुए। तो पाकिस्तान पहले भी फ्रंट लाइन स्टेट था, इतना अहम था रशिया को तोड़ने के लिए। उसके बाद जब 9/11 हुआ, फिर फ्रंट लाइन स्टेट। तो 9/11 जब इन्होंने किया, बेसिकली 9/11 इन्होंने कॉन्कर किया था थर्ड वॉर की प्रिपरेशन के लिए। वो इन्होंने खुद मैनूवर किया था, मुसाद ने वो सारा ऑपरेशन किया था, कोई जहाज़ नहीं गिरा था, कोई कुछ नहीं, वो खुद ही जहाज़ गिराए गए थे, सब कुछ हुआ था। वो करने के बाद उसका एक ही मकसद था, आपने देखा है, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर करना था दोबारा, उन्होंने इराक को तबाह करना था, उन्होंने उसके बाद लिबिया को तबाह करना था, उसके बाद सीरिया को तबाह, सो इस्लामिक वर्ल्ड को उन्होंने तबाह करना था। ये उसका मिशन था 9/11 के बाद। तो 9/11 के बाद वही जिसको आप 40 साल तक जो आपके हीरोज थे, वही टेररिस्ट बन गए। आपने जो उनकी मदद की, नाउ यू आर लेबल्ड एज ए टेररिस्ट। तो जितना मेरा ख्याल इस स्टेट को यूज़ किया है, और मैं हैरान हूँ अपने गवर्नमेंट्स पे कि जितना इनको इस्तेमाल किया, आज तक दुनिया में किसी की और गवर्नमेंट को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। पाकिस्तान का लोगों का कसूर क्या है, मुझे बताएं। आपको 30 साल पहले एक नई पूरा सिस्टम पे लगा दिया गया, 30 साल के बाद एकदम जब वॉर होती है, उसके बाद एक नया सिस्टम आ गया कि सब कुछ गलत था। नो, योर अफगान पॉलिसी वाज रॉन्ग, योर ऑल फॉरेन पॉलिसी वाज रॉन्ग। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग क्रेडिट टू दिस कंट्री कि भाई आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, वी बिकेम अ टेररिस्ट स्टेट। अच्छा, मुझे तो ये जो अभी हो रहा था, ये बड़ा एज अ पाकिस्तानी बड़ा मैं प्राउड फील कर रहा था कि जी इस रीजन में हमारा थोड़ा सा रोल बेहतर हो रहा है, गल्फ में रोल बेहतर हो रहा है, दुनिया थोड़ी सी हमारी इज्जत कर रही है। तो मुझे तो लगता था कि इसके बाद पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी। तो आप बताइए इस वक्त की सिचुएशन को कैसे। देखिए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक डिस्कशन आपके साथ आज मैं नहीं कर रहा। अजीब, वो तो आपने तो ऐसी बातें बताई है कि पॉलिटिकली मतलब मैं बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा, सही सही बातें आपसे आज कर रहा हूँ। बेसिकली 9/11 के बाद एक नया एजेंडा पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने बनाया था। ओके। और उस एजेंडे में ये था कि पाकिस्तान को मिलिटरीली वाइज जो है वो कॉन्कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पास आर्मी है और आर्मी ही इसका इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन आर्मी इंस्टीट्यूशन, एक आर्मी स्टेट है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है और हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। जिस तरह हर प्रोडक्ट होता है, किसी का, अब जर्मनी का प्रोडक्ट गाड़ियाँ बनाना और मशीनरी तो हमारा प्रोडक्ट आर्मी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। और बता, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। सो हमारा वो जो प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा था कि इसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता फिजिकली, तो what we should do now? So there they decided कि इसको इकोनॉमिकली कॉन्कर कर दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि 9/11 के बाद आपको इकोनॉमिकली उन्होंने ख़त्म करते गए, आपकी बिजली ख़त्म, आपका पानी ख़त्म, आपका डॉलर एप्रिसिएशन, आपको इकोनॉमिकली कोलैप्स कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 11-12 years। तो अब वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ऑक्सीजन पे रखना चाहते। अब मुझे ये बताएं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कराची गए पिछले दिनों और उन्होंने कहा कि मुझे पता है पिछले 3 सालों में 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से स्मगल हुआ है बाय इलीगल मींस टू मिडिल ईस्ट, टू दुबई एंड टू अदर न्यूज़पेपर, और उसका 30% भी आ जाए तो हम आपको। जब 100 अरब डॉलर यहाँ से जा सकता है तो पाकिस्तान तो भीख मांग रहा है 2 अरब डॉलर की। आप तो भीख मांग रहे हो कि यू आर सेइंग कि जी हमें $2 बिलियन रखवा दें, तो $3 बिलियन रखवा दें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाए, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है तो वो ठीक हो जाए।
सो ये है वो इकोनॉमी का पार्ट कि $1 अरब यहाँ से $100 बाहर जा रहा है, और हम स्टेट जो है उसको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो $2 अरब के लिए यूएई से कह रही है कि जनाब उसको जो है आप इंस्टेड के आपने उसको विड्रॉ करते हैं तो उसको आप कंसिडर करें कि इसको किसी तरीके से डिपॉजिट इधर ही रहे विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। उनका कोई रोल नहीं है वहाँ की रॉयल फैमिली का दुबई डेवलपमेंट में, ये भी आज आपको बता दें। नो रोल्स, उनका सिर्फ ये है कि आप रोल्स रॉयसेस पे घूमा फिरा करें, शिकार किया करें, इधर उधर घूमा करें, पैलेसेस में रहा करें। दैट कंट्रोल ऑफ पूरा मिडल ईस्ट का सारा कंट्रोल जो है वो सब गोरे ही करते हैं। तभी तो वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनने देते थे, एजुकेशन था ही नहीं। सऊदी अरेबिया में कौन सी एजुकेशन थी, बनने नहीं देते। ओके, सो वो जो सिस्टम है उसके लिए फिर उन्होंने जो है ना जी वो पाकिस्तान को कहा कि जी आप हमारा वापस करें, तो उनका जी अगर नहीं करते तो हम अब इसका पहले 3% था तो हम इंटरेस्ट रेट जो है वो अब लाइबर से भी ऊपर लेंगे तो हम 6% लेंगे। तो उस वजह से वो तो जो आपको खींचने वाली बात है तो है वो तो बेसिकली ये है कि इट इज़ बेसिकली अ माउथ पीस एंड अ फ्रंट स्टेट ऑफ इज़राइल इन मिडल ईस्ट। जो उनका सेकेंड हेड क्वार्टर है मुसाद का, जो सबसे बड़ा हेड क्वार्टर है मुसाद का, वो है मनामा में, जो कि कैपिटल है बहरीन का। वाओ, रियली? जी, जो बहरीन है वो भी इनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है वहाँ जो है। जो थर्ड बेस है वो कतर में है, जो कि CIA की बेस है, और उसमें M16 भी ब्रिटेन भी शामिल है। कतर इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्मॉल सिटी जहाँ सिर्फ बेस है। अच्छा, हाँ तो फीफा भी हुआ? हाँ, ये सब इतनी सी बेस है, 25-26 किलोमीटर, दैट्स ऑल। ओके। और उनकी टोटल पॉपुलेशन 80,000 है, लोकल्स वहाँ। हाँ, वो ये तो ऐसी लोगों को बताया हुआ है, उनको पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है ये। तो इस वजह से ये उनकी बेसिस है। अब ये हो रहा है कि विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जब से ये ईरान वॉर शुरू हुई है, तो ये जो स्टेट्स हैं इनको ये मुसीबत पड़ गई है कि हमारी जो बादशाहत है यही ना कहीं ख़त्म हो जाए। अमेरिका कल को अगर हमें कोई बादशाहत के लिए बात करता है तो हम तो खुद, इनको तो फिक्र मुल्क की नहीं है, ये जो उनके बादशाह हैं उनको तो फिक्र है कि हमारा सिस्टम कहीं ना गिर जाए। जो सऊद फैमिली है वो तो ये कहती है कि कहीं हम ना निकल जाएं सऊदी अरेबिया से। इसी वजह से जो दुबई वाले हैं उन्होंने, आपको देखा, उन्होंने रैशनिंग कर दी है और उन्होंने कहा जी फ्री आपको मिलेगा, वाउचर लेके जाएं तो आपको ड्यूटी फ्री चीज़ें मिलेंगी फ्रॉम ऑल द सुपरमार्केट्स, और होटल्स में भी फ्री। सो वो बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं लोकल्स को, क्योंकि लोकल की किसी तरीके से वो खड़े ना हो जाए उनके अगेंस्ट। सेकंड इज द सिक्योरिटी। सो इस वजह से पाकिस्तान का रोल बढ़ गया है थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन ये फिर मतलब ये जिन मुल्कों पे अटैक हुए वो भी यही मुल्क ही हैं जो आपने नाम लिए, तो वो अब फिर अटैक मुसाद की बेसिस पे हुए, या ये मैं आपको जी, बताऊं। तो नहीं, तो मतलब अब ये कि जो मतलब ईरान जो है वो मतलब अकेला इस सारे को चैलेंज करने की कैपेसिटी रखता है कि वो बेसिकली, तो फिर इसका मतलब है कि वो किसी और के इंटरेस्ट पे अटैक है और इतनी सारी जगह पे है, और तो मतलब है इतनी उनके पास कैपेबिलिटी कि वो मतलब देखें ना, उन्होंने मल्टीपल जगह पे मतलब दुबई में भी अटैक हुए, बहरीन में भी हुए, कतर में भी हुए, कुवैत में भी हुए, सऊदी अरब में भी हुए, तो इसराइल में भी अटैक हुए। जी, ईरान का जो सिलसिला है वो ये कहते हैं कि हमने जो हमारा मसीहा ने आना है, जिसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं ना, तो वो मसीहा जो है उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो तो हम वो वॉर पहले ही कंप्लीट कर लें, या उसके लिए पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें जिसको आप ग्रेटर इज़राइल का नाम देते हैं। तो ये वो स्टेट बनाना चाहते हैं जो उनकी किताब में, उनकी मज़हब में एक ग्रेटर इज़राइल की स्टेट है, जो कि हज़रत सुलेमान के दौर तो में वो हुआ। वहां से लेके यहाँ यहाँ तक तक की ये स्टेट है। वो है, ये वो वॉर है जिसको आप आज होली वॉर आप कह रहे हैं। इसी वजह से वो जो आपको ट्रंप में बैठ के वाइट हाउस में उसको कहा जाता है कि इट्स अ होली वॉर, और खुदा ताला आपको इस जंग में कामयाबी अता फरमाए और ये करे, उसको वो एंगल दे रहे हैं कि ये इट्स अ होली वॉर, इट्स नॉट अ वॉर। अब इसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शामिल हैं।
स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें जाहिर सी बात है 20% ऑयल गुजरता है, 65% ट्रेड जाती है। अब उसमें जो ट्रेड जाती है सब कुछ वो चाइना को जाती है। चाइना उसका बड़ा बेनिफिशरी है और उसके बाद जो है रशिया बहुत बड़ा बेनिफिशरी है। तो इसकी जो मदद कर रहा है वो बेसिकली उसको सब लॉजिस्टिक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग इट्स चाइना। अकेले ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वर्ल्ड पावर के साथ लड़ सके। सो उसके लिए एक अलहदा को वर्ल्ड पावर चाहिए थी जो उसके मुकाबले में, तो खुदा ताला ने वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं, तो चाइना की शक्ल में वो आ गया। तो ईरान इज फुली सपोर्टेड बाय रशिया एंड चाइना। तभी उन्होंने वो कहा कि जो ऑयल है आप ठीक है गुजार के ले जाएं, लेकिन उसकी पेमेंट डॉलर में नहीं करेंगे, आप युआन में करेंगे। वो क्यों कहा? क्योंकि वो जो सिस्टम ऑफ बैंकिंग है उसको स्विफ्ट कहते हैं, पीपल शुड नो अबाउट इट। उसके थ्रू जो ट्रांजैक्शन होगी वही कंसिडर होगी लीगल, और वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में हो सकती है। और उसकी सेटलमेंट जो है वो वॉल स्ट्रीट और लंदन वहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड में होती है। और फिर ये दोनों पैसा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग होके ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में आ जाता है, और वहाँ से फिर ये पूरी दुनिया की जहाँ जहाँ इन्होंने भेजना होता है वहाँ ये फिर इनडायरेक्टली पैसा भेजते हैं। तो ये एक कंप्लीटली प्राइवेटाइज चैनल है, पूरी दुनिया एक प्राइवेट एंटरप्राइज है। तो मतलब है ये सारी एक बिजनेस, मतलब एक इकोनॉमिक ही सारी जी। जंगे तो बैंकर्स कराते हैं, ये सब कुछ बैंकर्स के लिए होता है, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम है ना उनके पास। और इकोनॉमिक सिस्टम ये अब घर में कौन कंट्रोल करता है? जिसके पास पैसा है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कंट्रोल करता है? जिसके पास पैसा है। तो वो जो ब्रिटिश यहाँ आए, वो क्या वो कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है, तो बेसिकली मॉडल वही है। इनका सिंपल मॉडल ये है कि ये बिजनेस के थ्रू आपको कॉन्कर करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई यहाँ उसने कॉन्कर किया ना। अब एक कंपनी आई, उसका उसके बाद उसके बादशाह बनने का क्या ताल्लुक था? जो उसका जनरल मैनेजर था वो वाइसरॉय बन गया। द मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो इनका है दैट इज फ्रॉम बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब जो दुनिया को रूल करती है ना, कहते नहीं है मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं कि जी पेंटागन, वही कहते हैं ना, जो पेंटागन जो कंट्रोल करता है, जो आपकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन को कंट्रोल करता है, और उसके पीछे कौन कंट्रोल करता है? वो उनकी फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के पीछे इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी आपको बताते चलें, जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको ब्लैक रॉक कहते हैं। जी, वो है जो बेसिकली जो डॉलर खुद बनाती है, जिसको डॉलर दिए जाते हैं, और उसकी इन्वेस्टमेंट है। ये एलन मॉस, शॉस, अमीर लोग नहीं है, इनमें इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी। तभी तो कहते हैं कि उसको आप पब्लिक लेके चले जाएं, पब्लिक लेके वो उसके शेयर्स ले लेते हैं। फिर इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम जो है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इस पे अलग बात करेंगे, आपको अलग प्रोग्राम, ये सारा वेस्टेड इंटरेस्ट पे। तो ये ईरान वॉर खत्म कैसे होनी? ईरान वॉर खत्म नहीं होनी। नहीं, तो ये खत्म नहीं होनी। ये एक्सपेंड कर जाएगी। मैं नहीं समझता ये वॉर खत्म। अच्छा, ये एक एफर्ट्स है जो अमेरिकन ने कहा है पाकिस्तान को कि आप आगे लगकर इसको जो है इसकी को निगोशिएशंस कराएं। और जो है ये बेसिकली ये है कि इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स कॉन्करिंग। नाउ दे आर प्लानिंग टू कॉन्कर टर्की नाउ। अब टर्की की बारी है, उसके बाद इजिप्ट की बारी है, ये 3-4 मुल्क रह गए। अब इनका एक नया अलायंस बना है। जब सबको पता चल गया हमारी बारी है, तभी तो आपने देखा एक नया अलायंस बना है जिसमें सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान एंड कतर। अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है, बिकॉज आपके पास बेचने को तो कुछ है नहीं, कॉटन आपकी ख़त्म हो गई, पैसा आपके पास है नहीं। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम तो डिफ़ॉल्ट में, हमारे पास तो आप देखें ना, आप 12 ट्रिलियन रुपीज़ इकट्ठे करते हैं FBR सालाना, 9 ट्रिलियन रुपीज़ उसमें से आप डेट को दे देते हैं। तो ये 5 ट्रिलियन रुपीज़ से मुल्क चलना है, मुल्क चलाने के लिए फिर लोन ले लेते हैं। तो इकोनॉमिक कोलैप्स तो हो चुका है देखा जाए तो। अब उसके लिए जो है फिर आर्मी हमारी अब ढूंढ रही है, उसको भी जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा होगा तो मुल्क चलेगा। तो दे हैव गॉन इनटू अ पैक्ट विद सऊदी अरेबिया फ्यू डेज बैक। उस पैक्ट में ये है कि सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए दे आर सेंडिंग पाकिस्तानी मिलिट्री पीपल देयर, जो 50,000 इनिशियली जाएंगे,
और 50,000 जाके उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। अभी जो बात उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि सब सुन्नीस जाएंगे क्योंकि शियाज नहीं जाएंगे बिकॉज उनका कॉन्फ्लिक्ट शिया सुन्नी के साथ। अब ये जितना अलायंस हो रहा है ना, ये सब सुन्नीस का हो रहा है। सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर, ये सब सुन्नी स्टेट्स हैं। तो ये जो शिया स्टेट्स हैं उनको अलग किया जा रहा है। तो ये शिया और सुन्नी का भी जो बेसिकली बहरीन में भी जैसे कि बहरीन में बहुत शियाज बहुत हैं, हाँ। शियाज भी हैं सुन्नीस भी हैं, लेकिन शियाज बहुत हैं। इसी तरह को $2 से $3 बिलियन कतर आपको दे रहा है। यू आर सेंडिंग 25,000 ट्रुप्स टू कतर एज वेल। सो जो ये जो स्टेट्स हैं ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बादशाहत के लिए, उनके पास तो बंदे नहीं, उनकी तो टोटल पॉपुलेशन ही 60,000 है। तो अब आपकी आर्मी को एज ए फरोख्त किया जा रहा है। तो आर्मी, और बुरी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ हमारे पास इकोनॉमिक्स, हाँ, इसमें लोग ऐसे एतराज कर रहे हैं, भाई आपके पास और बेचने को है क्या, और वो और लोग हायर करेंगे, चले हमारी मतलब है वो लोग एग्जैक्टली उसमें आप प्रोटेक्शन के लिए आपको अमेरिकन नहीं करते, बिल्कुल अमेरिकन अपनी आर्मी नहीं भेजते भी सारी दुनिया में, उनकी 80 बेसेस है उनकी दुनिया में, और वो 170 बेसेस है इनफैक्ट, बताते लोगों को गलत है। तो 170 बेसिस पे लाखों बंदा वहां गया हुआ है। भाई वही बंदा दूसरे क्रिश्चियन तो आपको नहीं बुलाएगा, ज्यू आपको नहीं बुलाएगा, तो भी मुसलमान ही बुलाएगा, तो आप भेजें। अच्छा, ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, अब इसमें मतलब अगर हम देखें यूएस या इजराइल, वो क्या चाहते हैं ईरान से, या वो तो किस तरह ये मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है, ये किस टर्म पे फिर सेटल होना है? वो देखें, एक तो वो ये चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस वाला जो रास्ता है इसकी मोनोपोली खत्म हो जाए। एक तो बेसिक ये है कि इस पे किसी तरीके से ये वही मिडल ईस्ट वाली जो दूसरी आपकी कैनाल्स हैं जिस तरह पे उन पे कंट्रोल है, सुएज कनाल पे उनका कंट्रोल है, वहाँ से मेजर ट्रेड जाती है। सो जिस तरह वो है उसी तरह इस पे डोमिनेंस आ जाए। एक तो रूट की आपको ये भी बताते चलें, the people, the world power first rules the waters of the world, then they rule the countries. ये concept लोगों को नहीं पता। Whoever will rule the waters of the world will rule the countries of the world. तो अमेरिका इसी वजह से पानियों को कंट्रोल करता है, तो बरतानिया पहले पानियों को कंट्रोल करता था। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके यहाँ लगते हैं ना, ये जो कहते हैं ना बेल हो गई, ये वो बेल है जो दरिया, वो जो समंदर वाली बेल होती है कि जी बेल पे आप लगे। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जैक्टली वही हैं जो कि वाटर लॉज हैं, वो फिर आपके सिविलियन लॉज बन जाते हैं। सो इस वजह से पहला उनका जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ईरान से वो 2-3 चीज़ें चाह रहे हैं। एक तो कहते हैं कि ड्यून्यूक्लियराइजेशन, कि अगर उनके पास न्यूक्लियर बनाने की कैपेसिटी है या बना चुके हैं वो ख़त्म करें, एक बात। दूसरा वो ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तीसरा वो ये कहते हैं कि जी आप जो मुल्क हैं इसमें जो है आप प्रो इजरायली गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनका जो है कि उनके फेवरेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये एक्चुअली उनकी गवर्नमेंट थी पहले, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हमारी जो सेकंड शर्त है वो कि हमारी सैंक्शंस खत्म की जाए, कि हमारी आप जो सैंक्शंस आपने 80 सालों से लगाई हुई हैं, 70 सालों से, वो ख़त्म करें अगर आप ये चाहते हैं। तो उनके बेसिकली ये 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं। अगेन मतलब इकोनॉमी बहरहाल मतलब है, क्योंकि इकोनॉमी प्ले करेगी ना जी, और इकोनॉमी प्ले वो उनके पास जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो इकोनॉमी है। देखें ना, आपकी सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट कहाँ है, आप बेचेंगे कहाँ जाके? वेस्ट में बेचेंगे, तो वो भी उनके पास है। आपके जो प्रोडक्ट हैं इकोनॉमी के, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना है, बैंकिंग इंडस्ट्री सारी कहाँ है, वो भी उनकी है। अब प्रोडक्ट भी वो उनके पास जाना है, आपने जो बना रहे हैं उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी उनके पास जाना है, उनके पास। तो आपके पास है क्या? तो फिर आपको लगता है कि ये जो जैसे चाइना का मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने स्विफ्ट के अगेंस्ट कोई मॉडल भी बना लिया है जो कि ब्रिक्स का, हाँ। तो मतलब वो जो है मतलब ये किसी तरह प्रॉस्पर करेगा और युआन जो है वो क्या बनेगी? मुश्किल है, टाइम लगेगा, शायद हो जाए। और क्योंकि ये मेजर चीज़ है। जब पहले ब्रिटिश एम्पायर हुआ करती थी तो पाउंड स्टर्लिंग मेजर करेंसी थी दुनिया की। आप अमेरिका जाएं, जहाँ अमेरिकन के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, तो आप वो कहते हैं कि यार ये क्या कंप्लीटली एक और दुनिया है जो पर्दे के पीछे चढ़ रही है, और एक कॉस्मेटिक दुनिया आपको दिखाई गई है। इट्स अ कंप्लीटली कॉस्मेटिक दुनिया। अब मुझे ये बताएं कि
कौन चलाता है, मुल्क कौन चलाते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज ही चलाती हैं ना वो। लेकिन वो जो उनका एजेंडा है उसके अगेंस्ट भी तो कुछ दुनिया में कुछ वो चीजें नेचुरल होती है। चलती हैं ना, मतलब देखिए है तो हर 100% बंदा तो तो कभी नहीं, उनके उस पे नहीं लेकिन प्रैक्टिकली अब उन्होंने दुनिया कॉन्कर की हुई है। उसके अगेंस्ट दुनिया है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते, हेट्रेड है बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर वैल्यूज अभी के एंगल से देखें तो जैसे ये हमने पीछे देखा कि मतलब मेटा के ऊपर बहुत जुर्माना भी हुआ कि वो जो है वो जो डेटा है जो पूरी वो उसको देख रहे हैं उसका जो यूजेज, तो जो पल्स है लोगों की वो मतलब बहुत ऐसे करके वो हो गई ना कि वो ट्विटर, मेटा, गूगल, मतलब इस तरह के 5-7 लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया के लोगों की पल्स है, जो हम सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी मशीनों से चीज़ें जो हैं, तो वो तो दिमाग तो शायद और ज़्यादा उन मतलब एक कंट्रोल। सर्टेन तरह के कंट्रोल में चला गया। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आपको कभी बताएंगे। ये 19th सेंचुरी में ये डिसाइड हुआ कि सबसे पावरफुल चीज़ दुनिया में क्या है। हम्म, तो उन्होंने कहा कि सबसे पावरफुल चीज़ है इंफॉर्मेशन, हम्म, कि जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी उतना ही बेहतर वो दुनिया को कंट्रोल कर सके। तो देयर दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अप विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप कहते हैं। ओके। ये दिस वाज बेसिकली स्टार्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। मेटा बंद हुआ आज तक? हम्म, नहीं होगा। सो ये जितनी टबैको इंडस्ट्री थी उस ज़माने में, जब टबैको इन्होंने बनाया, जिसमें दो ही बड़ी थी ना, ब्रिटिश टबैको कंपनी एंड अमेरिकन टबैको हम्म, कंपनी, ये दोनों थी जो दुनिया को कंट्रोल करती थी टबैको। इन्होंने जैसे जैसे टबैको के मतलब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होती रही, तो ये टबैको से फूड इंडस्ट्री में आ गए। तो इन्होंने फिर पूरी फूड इंडस्ट्री को इन्होंने खुद डेवलप किया। और जिस तरह वाटर की अगर आपको बात बताएं, तो वाटर के लिए एक $200 बिलियन का बजट रखा गया कि पानी एक ऐसी चीज़ रह गई है दुनिया में जो हम नहीं बेच सक रहे। जो आप ताज़ा पानी पिया करते थे, हम्म, वो आज आपको बॉटल में 20-20 दिन का पुराना पानी पीते हैं। सही। तो दे क्रिएटेड, एक नीश क्रिएट हुई, क्रिएटेड अ डिज़ायर। उसने कहा दूसरा नेचुरल वाटर ख़राब होता है, बॉटल वाला ठीक होता है। हम्म, पानी तो एक नेमत थी, मुफ्त पिलाया जाता था, सवाब होता है दुनिया में। सही। उसको भी बेचना शुरू किया, और बेसिकली उसमें नंबर 1 पेप्सिको थी, एक्विफिना वगैरह ये सारा। हमारा जो चैनल है वो आइडिया ये था कि जो मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है आप जैसे, वो जो हमारे यंग बच्चे हैं जो आजकल चाहते हैं कुछ करना, हमारी इतनी यूथ है, तो उनको हम इकोनॉमी, बिजनेस और उसके बारे में बताएं। और ये ठीक है क्योंकि बिजनेस और इकोनॉमी कोई भी आइसोलेशन में नहीं है ना, उस वो हमारी जो जी, लोकल इकोनॉमी है वो एक ग्लोबल बिल्कुल इकोनॉमी का पार्ट है, और बिल्कुल ग्लोबल इकोनॉमी उसको कंट्रोल बिल्कुल कर रही है। तो बिल्कुल आई थिंक कि उसको अंडरस्टैंड करना जो है, और वो इकोनॉमी के लिए फिर ये जो कुछ आपने बताया, ये सब कुछ समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोग किताब से दूर हो गए हैं, पढ़ाई उस तरह एग्जैक्टली नहीं करते, वो बिल्कुल शायद हम सिर्फ वो बिल्कुल। जो हॉलीवुड से वर्चुअल चीजें देख वर्चुअल रहे हैं वर्चुअल लाइफ हो गई ना जी। वो। तो ये वाली जो बातें हैं ये तो मतलब है बिल्कुल। और मतलब आई एम श्योर ये जितनी आपने बातें की ये सारी मतलब है आप मतलब कितने जिम्मेदार शख्सियत हैं, तो मतलब ये पूरी हिस्ट्री का पार्ट है जो कि कोई भी देखेगा तो उसको ये सारी चीजें हिस्ट्री में अवेलेबल होंगी। शायद ऑनलाइन इतनी ना जी मिले, पता नहीं वो जी जी ऑनलाइन इन्होंने जी जी। ब्लॉक ब्लॉक ही ना किए या हो, बट इनकी बुक्स में हर ये चीज़ सारा है कुछ जी। जो है ये। हमने कहाँ से नॉलेज ली? हम्म, सिर्फ वहाँ से पढ़ा हमने। हम्म, पढ़ने के बाद हमने उस पर कोशिश की, हम्म, फिर जब दुनिया देखी तो फिर आंखें खुली। हम्म, इसी वजह से मैंने आपको कहा था ना उमर, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नई जनरेशन है हम्म, उसके लिए टाइम स्पेंड करें। हम्म, मेरा तो अब मिशन ही ये है। तो है। मैं तो अब उस गिविंग स्टेज पे हूँ, एज में भी और बिजनेस में भी, तो हमने तो बहुत कुछ कर लिया अब। तो नौ मेरा भी और आपका भी मिशन एक ही है कि हम जो नई बिल्कुल। जनरेशन है उसकी आंखें खोलें कि भाई आपकी बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, तो आप तरक्की ज़रूर करें, लेकिन इन वैल्यूज़ को देखते हुए तरक्की करो। बिल्कुल, अपनी कोर वैल्यूज़ को मत खो। और बिल्कुल। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि प्रैक्टिकल कैसे है। इट इज़ नॉट कि स्क्रीन ही आपको बता रही है। हाँ, देर इज़ अ माँ, देर इज़ अ बाप, देर इज़ अ फ्रेंड, देर इज़ अ social circle which is there for your guidance. Your guidance is not only screen. ट्रू। So this is very important to let them know. थैंक यू वेरी मच। Okay, थैंक यू। thank you.